तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल द एसेंट पर। तो जैसा कि हमारा सीरीज़ चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, तो उसमें हमने कल लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, और एक लेक्चर जो लास्ट बचा हुआ था वो अब कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। तो आज हम लोग क्लास 10th का ही NCERT के सिलेबस से, जो कि आपका CBSE का सिलेबस है, उससे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्लास 9 में रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके थे, और आप लोग ने भी जहाँ पढ़ा होगा वहाँ पर पढ़ चुके होंगे। तो क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में मेन बेसिक 2 टर्म्स हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा टर्म जो है वो है फंडामेंटल, वो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये 2 टर्म को हम लोग को डिस्कस करना है। तो जैसा कि ये टर्म है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये आपका टर्म से हम लोग को पता चलता है कि कुछ डिवीजन का टर्म है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कुछ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? तो इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, यानी कि किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ये आपका मेनली हम लोग को फोकस करना है, इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग को मेन फोकस करना है। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक एग्जांपल लेकर के इसको डिस्कस करेंगे कि जो आपके NCERT में भी दिया हुआ है, और इवन RD शर्मा में भी अच्छा से इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, जो कि है कि एक बार एक ट्रेडर जो था वो अंडे को बेचने के लिए अपने ठेले में लेकर के निकलता है बास्केट में। तो 2 बच्चे वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। क्या था कि एक ठेला में उसके पास एक बकेट था और उसमें कुछ अंडे रखे हुए थे, अंडे थे। तो एक लड़का उसके पास जाता है, या 2 लड़का था उसके साथ, तो वो जाता है उसके पास और मतलब कि उसको क्या कहते हैं, कान खिंचाई करने के लिए, कि उसको तंग करने के लिए वहाँ पर जाता है। तो अब जैसे जाता है तो क्या होता है कि बास्केट भूल से क्या होता है कि वो जो बास्केट था कि उस पर वो लोग मजाक करने लगा। तो मजाक के कारण क्या हुआ कि जो उस रिक्शा पर रखा हुआ था, जो भी चीज़ पर रखे वो बेच रहा था, उससे क्या हुआ कि वो जो बास्केट था आपका वो नीचे गिर जाता है। अब जैसे नीचे गिर जाता है तो आपका जो ट्रेडर था, यानी कि जो बिजनेसमैन जो आपका अंडा लेकर के बेच रहा था रोड पर, तो वो गुस्सा हो जाता है और एक पंचायत, जो आपका पंचायती राज होता है, वहाँ पर चल जाता है कंप्लेन करने के लिए। अब जैसे कंप्लेन करने जाता है तो वो बोलता है कि पंचायती राज के जो वहाँ पर पंचायत में बैठते हैं उनको बोलता है कि मुझे मेरे जो टूटे हुए अंडे हैं उसके पैसा दिला दीजिए। तो जो पंचायत था वो ट्रेडर से पूछता है कि आपके कितने अंडे टूटे, आपके कितने अंडे टूटे। तो ये जो ट्रेडर था थोड़ा मैथ पढ़ा था, लेकिन यही था कि अच्छा से नहीं पढ़ने के कारण ये अंडा बेच रहा था। तो क्या बोलता है कि यदि आप पेयर में काउंट करते हैं, यदि आप पंचायत में जो बैठते हैं उनको बोलता है कि यदि आप क्या करते हैं कि उसको पेयर में काउंट करते हैं, तो आप कहिएगा कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स, यदि आप पेयर में काउंट कीजिएगा तो 1 अंडा बचेगा, 1 egg विल बी लेफ्ट, 1 egg विल बी लेफ्ट। ठीक है, यानी कि यदि आप उस अंडे को काउंटिंग कीजिएगा किस चीज़ में, तो पेयर्स में, तो यदि आप पेयर्स में काउंट कीजिएगा तो वो उसमें 1 अंडा बचेगा। लेकिन यदि आप इफ़ काउंटेड इन थ्रीज, यदि आप 3 अंडा करके काउंट करना शुरू कीजिएगा तो आपका 2 अंडा बचेगा, 2 eggs विल बी लेफ्ट, 2 eggs विल बी लेफ्ट। ठीक है, यदि आप
इफ काउंटेड इन 4, यदि आप 4 अंडा लेकर काउंट करना शुरू कीजिएगा तो आपके पास 3x विल बी लेफ्ट, यानी कि 3 अंडा आपके पास बचेगा, 3x विल बी लेफ्ट। ठीक है। इफ, और फिर वो क्या कहता है कि यदि आप इफ काउंटेड इन 5, यदि आप 5 अंडा लेकर के काउंट करना शुरू कीजिएगा तो 4x विल बी लेफ्ट, 4x विल बी लेफ्ट। ये क्लियर है। उसके बाद वो कहता है कि इफ काउंटेड इन 6, यानी आप यदि 6 अंडा मेरा लेकर के काउंट करना शुरू करते हैं इन 6, यानी आप 6 अंडा लेकर के शुरू करते हैं काउंट करना, तो 5x विल बी लेफ्ट, यानी कि आपके 5 अंडे बच जाएंगे उस बास्केट में। ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहता है कि इफ काउंटेड इन 7, यदि आप उसको काउंट करते हैं क्या चीज़ में, 7 लेकर के, एक बार में 7 अंडे उठाते हैं, यानी कि एक बार में आप यदि बास्केट से 7 अंडे करके उठाते हैं तो नथिंग विल रिमेन, यानी कि एक भी अंडा आपका नहीं बचेगा, नथिंग विल रिमेन, यानी कि आपका एक भी अंडा नहीं बचेगा। तो ये वो कहता है। उसके बाद वो पूछता है अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। तो वो बोलता है, फिर वो बोलता है कि इफ, कि देयर वेयर x लेस देन इक्वल टू 150, यानी कि उसमें क्या था कि अंडा जो था उस बास्केट में एक बार में कम से कम 150 अंडे से ज़्यादा वो बास्केट कंटेन नहीं कर सकता है। तो अब क्या किया वो कि अब धीरे धीरे उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में लाना शुरू किया। क्या उसको रिप्रेजेंट करता है कि यदि वो कहता है यहाँ पर, अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट, अब वो क्या बोलता है कि इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम अब सिंपल तरीका से बताना शुरू करो। तो वो बोलता है कि लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए, यानी कि वो बोलता है कि हम लोग को मानना चाहिए कि नंबर ऑफ एक्स जो मेरा था वो ए था। तो बोलता है ठीक है, इससे तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोलता है कि a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, 7p प्लस 0। इसका अर्थ क्या था, वो जो कहता है कि a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, यानी कि अब बोलता है ये तुम क्या लिख कर दिखा रहे हो, इसका तुमको कहने का अर्थात क्या है। तो वो जो ट्रेडर था वो बोलता है कि मेरा अंडा जो है वो, ये जो p है, इसमें जो p है वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जो मेरा अंडा है वो एक 7 का मल्टीपल है, और यदि हम 7 करके उठाते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। क्या बोला उसने कि यदि आप 7 अंडा करके उठाना शुरू करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बोलते हैं, आपका 0 बचेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बोलता है कि a इज इक्वल टू 6w प्लस, कितना बोला था कि इफ काउंटेड इन 6 कितना अंडा बचेगा, तो 5 अंडा, यानी कि ये जो मेरा एग है, एग का नंबर क्या है, 6 का मल्टीपल है, और वो 6 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो तब उस बास्केट में रिमाइंडर यानी कि नंबर ऑफ एग जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, तो 5 बचेंगे। ठीक है। तो फिर बोलता है आगे कि a इज इक्वल टू 5 के टर्म्स में बात करता है, तो 5 क्या बोलता था वो क्या बोला था कि इफ काउंटेड इन 5 4 एग विल बी लेफ्ट, यानी कि यदि वो इफ द एक्स वेर इन मल्टीपल ऑफ 5 तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो 4 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि आपका यदि वो x आप 5 करके काउंट करना शुरू करते हैं तो 4x विल बी रिमेनिंग एज योर रिमाइंडर, यानी कि 4x जो है आपका बास्केट में बचेगा। ठीक है। तो इसी तरह करके वो बोलता है, तो लास्ट में आकर के बोलता है कि a इज इक्वल टू इफ काउंटेड इन पेयर्स, यानी काउंटेड इन पेयर्स का कहने का अर्थ उसका क्या होता है कि यदि आप 2 अंडा करके लेते हैं, यदि आप 2 अंडा करके लेते हैं तो एक अंडा आपका बास्केट में बच जाएगा, यानी कि एक अंडा आपका रिमाइंडर होगा, जहाँ पर ये u हो गया, w हो गया, p हो गया, और w हो गया, यहाँ पर भी w है, कहीं पर w, तो इसको आप चेंज करके इसको कुछ भी x लिख लीजिए। तो x हो गया, w हो गया, ये सब जो टर्म्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला कि एक अंडा बचेगा। अब इससे मेरा समझाने का क्या मतलब था कि इतना तक झूठ में बोर्ड पर लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, इसमें क्या समझ में आया कि वो जो ट्रेडर था आपको एक एल्गोरिदम बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था कि कोई एल्गोरिदम के बारे में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर से वो अरेंज करना चाह रहा था। तो वो बोल रहा,
उसके बाद वो जो पंचायती राज था तो वो उसे पूछता है कि इससे तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है, तो इससे तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है। तो वो बोल रहा है कि मैं यहाँ पर अंडे को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या बोला कि मैं इस अंडे को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर ये तुम्हारा आर क्या चीज़ है, तो ये बोलता है कि तुम्हारा जो आर है वो क्या है। तो आर बोल रहा है कि आर मेरा क्या क्या हो सकता है। देखिए आर यानी कि क्या, रिमाइंडर, यानी कि आर मेरा 0 भी हो सकता है कि 1 भी हो सकता है, फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और उसके बाद फिर 5 के बाद कुछ नहीं, 5 तक ही बोलता है। तो बोला कि 5 तक आपका हो सकता है। तो बोला ठीक है, यानी कि हम एल्गोरिदम से आपका जो इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम है या लेमा है, उससे कहा जा रहा है कि आपका जो रिमाइंडर है वो पक्का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में होगा। और ये जो b है वो क्या होगा, b इज इक्वल टू हरदम क्या होगा, यहाँ पर b जो है आपका वो कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। तो b आपका जो मल्टीपल है, क्या क्या मल्टीपल है कि काउंटेड इन ट्वाइस, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 7 हो सकता है। ये नंबर में कोई भी आपका b टर्म ले सकता है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इस फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसी को उसने कहा कि एल्गोरिदम करके समझाना चाहा। तो यानी कि जस्ट लास्ट में, जब लास्ट में आपका 0 बच जाए, जब लास्ट में आपका 0 बच जाए, तो वही इससे समझाने का उसका ये अर्थ था कि यदि जब आपका लास्ट में उस नंबर का रिमाइंडर 0 हो जाता है, किसी भी टर्म में जाकर जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, तो वही आपका HCF बच जाएगा इसका। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, जब आपका लास्ट में जाकर रिमाइंडर जब आपका 0 हो जाता है तो वो आपको क्या बन जाएगा, जाकर के HCF बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि उसका कहने का अर्थ ये था कि आपका जो 7 है वो आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करके बता रहा है कि आपका जो वैल्यू 7 है वो सेटिस्फाई करके बता रहा है कि आपका वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब आप इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, यानी कि इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि कितना अंडा आखिर उसमें था, तो जब अंडा का हम लोग बात करते हैं तो आखिर कितना अंडा उसमें बचता है। तो बोला क्या, इफ काउंटेड इन 7 नथिंग विल रिमेन, यानी कि आपका यदि आप 7 में काउंट करते हैं तो आपका एक भी अंडा नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पर क्या बोला था, ये क्या है आपका 150 से कम होना चाहिए, तो 150 से कम होना चाहिए और यहाँ पर क्या बचना चाहिए, एक भी अंडा उसमें बचना चाहिए। तो 150 से कुछ भी कम हो सकता है, 150 से आपका कुछ भी कम हो सकता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 119। ये 119 आने का क्या है कि आपका यदि आप 7 इंटू क्या करते हैं 17, यानी आप क्या करते हैं 7 इंटू 17, यानी कि 7 अंडा था, 7 का मल्टीपल में था, और यदि 17 आप एक बार में क्या कर रहे हैं कि 7 के मल्टीपल से उठा रहे हैं अंडा। ठीक है, 7 के मल्टीपल से उठा रहे हैं, तो टोटल आपके 119 अंडास उससे निकलेगा, यानी कि x उससे निकल सकता है। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म को हम लोग आपका एल्गोरिदम, यानी कि कौन सा एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेनली इसको समझने लायक था। अब जो हम लोग एक दो तीन एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका यूक्लिड डिवीजन हम लोग कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या है कि हम लोग इसको ऐसा कहेंगे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल है दिया हुआ 17,6, यानी कि 17,6 दिया। अब बोला कि इसको आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखिए, यानी कि 17 को 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 5, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये आपका a हो गया, ये टर्म a, ये हो गया b, ये हो गया q, सॉरी a इज इक्वल टू बी क्यू, हाँ q, और ये हो गया r। ठीक है, अब हम लोग मान के चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका जो बुक में ही दिया हुआ है 5,12। ठीक है, 5 को आप 12 के फॉर्म्स में लिखिए। तो 5 को हम लोग 12 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5,
ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका A, ये आपका B, ये आपका Q, यहाँ पर ये आपका हो गया R। उसी तरह C नंबर जो है आपका दिया हुआ है 20,4 यानी कि 20 को आप 4 के टर्म्स में लिखिए, यानी कि 4 × 5 + 0। ये आपका क्या हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, A = BQ + R के फॉर्म को हम लोग एल्गोरिदम के, यानी कि A = BQ + R के फॉर्म में, जहाँ पर आपका जो R का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से लेकर के B तक, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा आपका 0 से लेकर के B के बीच में, 0 से लेकर के B के बीच में, यानी कि B आपका इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ 0 से लेकर के हम लोग B तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म जो है इसको हम लोग कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टर्म B है, Q है और ये R है, ये कभी भी 0 हो सकता है। क्या है कि आपका जो टर्म B है, सॉरी Q है और R है, वो कभी भी 0 हो सकता है। तो इसी में थ्योरम नंबर 1.1 जो आता है, थ्योरम 1.1, वो क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई आपको गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि दिया हुआ A, B, यूक्लिड डिवीजन यानी कि कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कि A और B है, वेयर एग्जिस्ट Q and R, वेयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वेयर एग्जिस्ट कोई भी यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A = BQ + R, A = BQ + R, और इस रिलेशन को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो यहीं तक आपका क्वेश्चंस का मेन सीक्वेंस था। अब हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालने का कोशिश करते हैं। तो आपका NCERT के एक्सरसाइज 1.1 में भी दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस कि यूक्लिड हम लोग कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से या एल्गोरिदम से हम लोग कैसे HCF को निकालते हैं। तो उसका तरीका कुछ इस तरह है कि स्टेप्स टू कैलकुलेट HCF, ठीक है, यूजिंग एल्गोरिदम, क्या, यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा। इस तरीके से हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। तो इसका कुछ ऐसा है कि मान के चलिए लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स B, A and B। मान के चलिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक आपका A है, दूसरा आपका B है, और दिया हुआ है कि A जो है आपका B से बड़ा है, A जो है आपका B से बड़ा है, और गिवन दैट देयर एग्जिस्ट क्या आपका एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, दो इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहा है Q और R। तो बोला गया है कि A जो है आपका क्या है, B से बड़ा है, और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या, तो BQ प्लस R के फॉर्म में, A इज इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में, कि यदि
आप कहीं पर भी देखते हैं कि r यदि आपका 0 हो जाता है, रिमाइंडर यदि किसी भी केस में 0 हो जाता है, तो अब जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहले यूक्लिड जो है एल्गोरिथम आपको लगाने का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे कैसे करना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेना है उस टर्म को, और उसके बाद यदि किसी भी टर्म में r जो है यदि आपका 0 हो जाता है तो डायरेक्टली जो b है वो आपका HCF बन जाता है। क्या है, यदि आपका r जो है वो 0 हो जाता है, यदि r क्या है आपका 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे कि हम लोग b को HCF मान लेंगे। लेकिन यदि r जो है आपका 0 नहीं दिया हुआ है, यदि r जो है आपका 0 नहीं दिया हुआ है तो इस स्टेप पर हम लोग आगे फॉलो करेंगे। वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो हम लोग चलिए सबसे पहले 2 नंबर को एज्यूम करते हैं। तो आपका 2 नंबर कुछ भी मान लेते हैं जो कि आपका एक एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं 455 एंड 42। 455 एंड 42 आर द 2 टर्म्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, और उसी को हम लोग कंसिडर करके बनाते हैं। तो क्या करेंगे कि क्या देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग a है, ये आपका b है, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, और क्या है कि a जो है आपका क्या चीज़ है, b से बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 455, क्या लिखेंगे कि 455 इज, अब देखो इसको इसके टर्म्स में लिखेंगे, 42 के टर्म्स मल्टीपल्स में। तो 42 इंटू 10 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 42 इंटू 10 करेंगे तो 420 प्लस 35, 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखिए इस 42, अब ये जो है आपका 42 ये a बन जाएगा, और ये जो 35 है आपका b बन जाएगा। क्यों, अब देखिए फिर से हो रहा है कि 42 इज ग्रेटर देन कितना, तो 35। अब 42 को हम लोग इसके टर्म्स में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए क्या है कि अब देखिए यहाँ पर जब तक आपका 0 रिमाइंडर जब तक आपका 0 नहीं बन जाए तब तक ये प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और लास्ट तक लेकर के जाएंगे। तो अब देखिए ये आपका जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका b, ठीक है। तो अब 35 को 7 के टर्म्स में लिखेंगे, तो 35 इज इक्वल टू क्या, 7 इंटू 5 प्लस 0। तब देखिए लास्ट में आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या बन जाता है, तो 0। रिमाइंडर जब आपका 0 बन जाए तो हम लोग क्या कहे थे कि जब आपका रिमाइंडर आकर के 0 बन जाता है, जो आपका टर्म है b, ये जो आपका टर्म है b वो क्या बन जाएगा इस जगह पर आकर के, तो HCF, ठीक है। तो जब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए तो आपका जो टर्म b है वो आपका बन जाएगा HCF बाय एल्गोरिथम फॉर्म। कौन सा एल्गोरिथम फॉर्म, तो बाय डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग ट्राई करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड वीडियो आएगा आपका वो आपका एक्सरसाइज को कवर करेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन to find HCF of 4052 एंड द गिवन दूसरा टर्म जो है आपका है 12576। तो ये आपका टर्म हो गया, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि आपका a और b कौन कौन सा टर्म हो सकता है। यहाँ पर सोल्यूशन पार्ट, तो आप लोग पहले खुद से इस प्रोसेस से खुद से ट्राई कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन पर आइए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपका a टर्म क्या बन जाएगा, a आपका जो हो जाएगा बड़ा वाला नंबर यानी कि 12576 बन जाता है, और b क्या है आपका 4052 बन जाता है। अब हम कह सकते हैं कि 12576 इज ग्रेटर देन कितना, तो 4052, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि इसको इसके फॉर्म में इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू कितना टाइम्स, तो 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो देखिए इसका रिमाइंडर कितना बच कर आ रहा है, तो रिमाइंडर बच कर आ रहा है कितना, 420। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या HCF नहीं मान सकते हैं।
तो अब क्या होगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये क्या आपका बन जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ए बन जाएगा और ये जो है आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू किसके टर्म में लिखेंगे, तो इसके टर्म में 420 के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा 4052 420 इंटू कितना टाइम्स, 420 इंटू 9 प्लस 272। ठीक है, 272। अब देखिए ये आपका क्या बन जा रहा है ए, इसको मैंने कैलकुलेट पहले से करके रखा हुआ है, और ये आपका बी। ठीक है, तो ये आपका टर्म बन जाता है ए और ये टर्म आपका बन जाता है बी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है आपका 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। अब क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू कितना टाइम्स, 272 इंटू कितना टाइम्स जाएगा आपका, तो 400 कितना को लिखे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। देखिए फिर से जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। ये आपका बन जाएगा ए, ये आपका बन जाएगा बी। ठीक है, तो अब आगे तो क्या हो जाएगा, ये 272 इज इक्वल टू 148 क्या हो जाएगा, 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फिर से आपका ये रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 नहीं आता तब तक इसको, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका ये ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा। ठीक है, तो इधर पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, यदि आप नोट नहीं किए तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चांदनी रात में साथ में हाँ, तो कहाँ थे 148 और यहाँ पर ये, तो हम लोग लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1, 124 इंटू 1 प्लस 24। देखिए हाँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, 148 को लिखे 128 के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए फिर जब तक आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 24 आ रहा है, तो जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ये आपका बन जाएगा सेकंड प्रोसेस के लिए, इसके बाद वाला प्रोसेस के लिए बी बन जाएगा और इसके बाद वाला प्रोसेस के लिए ये ए बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 124 इज इक्वल टू 24, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120 प्लस 4। ये हो गया आपका क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, जब तक रिमाइंडर क्या बोले हमने कि जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं बन जाए तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहिए। तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो देखिए इस प्रोसेस में आकर के आपका लास्ट प्रोसेस में यहाँ पर क्या बन जाता है ये 0। तो इस प्रोसेस में जब ये आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तब हम लोग क्या कहेंगे कि b इज इक्वल टू, b है जो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका HCF। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि HCF इज इक्वल टू 6 और यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अब हम लोग इस वीडियो के बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 को लेकर के आएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।